चलो, फिजिक्स में कहाँ तक क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हो? प्रकाश, ऊष्मा, तरंग नहीं हुआ है, वेव। तो वेव का कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन देख लेते हैं जो बहुत पूछा जाता है। और यूनिट, वही वेव ध्वनि वाला हिस्सा, ठीक है ना। और यूनिट कन्वर्जन, जो कुछ बेसिक टॉपिक है जो बिल्कुल शुरुआत में आते हैं, फंडामेंटल, ठीक, उनको देख लेते हैं। और बीच में एक दिन कुछ पुराने पेपरों पे डिस्कशन कर लेंगे। सात तारीख को है पेपर, अगले संडे को है। चल, सबसे पहले बात करेंगे तरंग, वेव, ठीक है। और ध्वनि, ये सेक्शन भी पूरा करेंगे। बिल्कुल सेलेक्टेड चीज़ें देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन सीटेट में बनता है, जो सेक्शन बनते हैं, ठीक है। सबको पता है तरंग क्या होता है? किसी भी माध्यम में उत्पन्न जो विक्षोभ होता है, डिस्टरबेंस होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तरंग बोलते हैं। आसान शब्दों में, डिस्टरबेंस क्रिएटिंग इन एनी मीडिया, ठीक, नोन एज वेव, ठीक है। तो कुछ इसमें बेसिक फंडामेंटल शब्द होते हैं, उनको जानना पड़ेगा। अब एक एक करके हर चीज को समझेंगे। सबसे पहले एक वर्ड आता है आयाम, ये दिख रहा है? उस ग्रीन वाला नहीं दिख रहा है ना? येलो दिखेगा? ये भी नहीं दिखेगा, ठीक। अब इसमें कुछ शब्द हैं जो तुम्हें समझने पड़ेंगे। पहला है आयाम, आवृत्ति, ठीक है, दोलन, ठीक, आयाम, आवृत्ति, दोलन। दोलन वर्ड नहीं सही है, यहां पर लिखेंगे आवर्तकाल, तरंग दैर्घ्य, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें। आयाम क्या होता है? किसी भी एक दिशा में जो उसका अधिकतम विस्थापन होता है, ठीक है। तरंग संचरण की किसी भी एक दिशा में उसका अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। ये इसका क्या होगा? आयाम।
आयाम, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी क्या कहलाएगा, इसका आयाम। बात समझ में आ गई? ठीक। अधिकतम विस्थापन, तुम्हें पेपर सही करना है, इसके हिसाब से देखना है। ठीक है, समझ में आ गया? अब बात करेंगे आवृत्ति की। आगे बढ़ रहा हूं। ये तार नहीं है, ये हम पैटर्न देख रहे हैं किसका, किसी वेव का। ठीक है, अभी आगे बात करेंगे टाइप ऑफ वेव, जिसमें तुम्हारी अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों आएगा। जैसे एक में संपीड़न और विरलन होता है, ठीक है, एक में शृंग और गर्त बनते हैं, उसके बारे में चर्चा भी आगे करेंगे। ये एक फंडामेंटल देख रहे हैं कि आयाम, आवृत्ति, आवर्तकाल, इनके बारे में क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक। अगर बात करें आवृत्ति की, मीटर। हाँ, आयाम की यूनिट क्या होगी, मीटर। विस्थापन है ना, सिंपल सी लाइन, किसी भी तरंग संचरण की किसी भी एक दिशा में अधिकतम विस्थापन, विस्थापन की जो यूनिट होगी, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होगी, वही इसकी यूनिट बनेगी। ठीक है ना। अब आवृत्ति, आवृत्ति की का मतलब होता है एक सेकंड में, कितने में, एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या। हाँ, क्या हो गया, एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या या कंपनों की संख्या, क्योंकि यहां पर बात है तो वाइब्रेशन की भी बात कर सकते हैं, कंपनों की संख्या, कंपनों की संख्या। तो आवृत्ति की जब बात होगी, किससे डिनोट करते हैं, हर्ट्ज। इसका, हाँ, इसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। अगर कोई बोले कि एक सेकेंड में या 5 सेकेंड में 50 कंपन हो रहे हैं, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, बताओ। यार तुम लोग का दिमाग जो है ना, समझ में आ रहा है तुम लोग एग्जाम के कितने प्रेशर में घूम रहे हो। अरे मेरे भाई, 10 लीटर तेल में वो 50 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 लीटर तेल में कितने किलोमीटर जाएगा, यही तो पूछ रहा हूं भाई। नहीं समझ में आया? एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या, 5 सेकंड में 50 कंपन कर रहा है, तो एक सेकंड में कितने कंपन। इतना आसान प्रश्न, वहां पर से कंफ्यूज होकर बैठे रहोगे। सिंपल था, कितना हो जाएगा, क्या आया था, अब कर लोगे, अभी भी कंफ्यूजन है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। एक आवृत्ति का बेसिक मतलब होता है, अब हम तुमको बोल तो दें कि साहब वो n इज इक्वल टू 1/t, यही तो होता है फॉर्मूला, यही होता है ना। ठीक। अब यहां कहां बैठ के लगाओगे, तुम्हें आवृत्ति की डेफिनेशन अच्छे से पता है कि साहब आवृत्ति की डेफिनेशन होता है। अब जहां पर आवृत्ति, आवर्तकाल भी दिया हो, ये सब दिया हो, तब तो अलग बात है। लेकिन जब यहां बिल्कुल सिंपल पूछ रहा है कि भाई 5 सेकंड में कितने दोलन कर रहा है, 50 कर रहा है, 500 कर रहा है, 5000 कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको 1 सेकंड में निकालना है, वो उसकी क्या हो जाएगी, आवृत्ति हो जाएगी। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन पर सेकेंड, सिंगल सेकंड में उसके नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने आ रहे हैं, वाइब्रेशन कितने आ रहे हैं, वो क्या कहलाएगी, उसकी आवृत्ति।
और जब ये कहा जाए एक चक्कर में कितना समय लगता है, एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, देन वो क्या कहलाएगा, आवर्तकाल। ये बेसिक्स है, बिल्कुल बेसिक्स है, फंडामेंटल है ये, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत, नोट कर लो। एक सेकंड में किए गए दोलनों या कंपनों की संख्या क्या कहलाएगा, आवृत्ति। ठीक है, किसी भी एग्जाम में अपने बेसिक्स, अपने फंडामेंटल्स बिल्कुल मत भूलना, बेसिक डेफिनेशंस मत भूलना। कभी कभी फंस जाता है इंसान, तो वहाँ फॉर्मूले याद नहीं आते, वो फॉर्मूले अगर याद आ गए तो फॉर्मूले में घुसा रह जाता है। हमको बेसिक्स याद रखना है, पूछ क्या रहा है उसके बारे में, तुम्हारे पास बेसिक्स क्या है। जैसे अभी एक अगला क्वेश्चन देते हैं इसी पे, बड़े देखो आवर्तकाल, और देखो आवर्तकाल का मतलब टाइम पीरियड, इसकी बात हो रही, ठीक। चल, एक चक्कर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एक चक्कर, एक चक्कर में लगा हुआ समय। एक चक्कर का मतलब क्या होगा, जहां से चले वहीं वापस आ जाए। जिस स्थिति से आप उसको, जो भी अपना रिफरेंस पॉइंट ले रहे हो, दोलन की बात तुम कर रहे हो, सपोज करो तुमने यहां से कंसीडर किया, हम यहां से इसको ले जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, एक चक्कर हो गया, ठीक। अगर मैं इसको यहां से कंसीडर कर रहा हूं, तो फिर तुमको यहां से, सॉरी, यहीं पर आ जाएगा, इस पॉइंट पे गया, यहीं चक्कर वापस आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये इसका एक चक्कर होगा, ये इसका एक चक्कर कंप्लीट, और इसकी बात करेंगे तो भाई कहां पर आएगा, यहां से चले हाफ, क्या होगा, देन फुल, है ना भाई। ये इतना क्या हो गया, हाफ चक्कर, नहीं नहीं, एक चक्कर, ये एक चक्कर पूरा हो जाएगा, यहाँ पे एक चक्कर पूरा हो जाएगा, यहीं पे एक चक्कर पूरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट एक चक्कर हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? तो एक चक्कर में लगा हुआ समय, बात समझ में आ गई, ठीक। टी इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बोलो, हाँ, अरे ये तुम उसकी बात कर रहे हो, ओमेगा। जनरल फॉर्मूला ये होता है 2 पाई ओमेगा। 2 पाई मतलब क्या हो गया, एक चक्कर, और ओमेगा क्या हो गया, कोणीय वेग। वेरी गुड,
एंगुलर वेलोसिटी, अरे बिल्कुल सिंपल सा है मेरे भाई, हमको बचपन में एक चीज सिखाई जाती है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। ठीक, ठीक है, समय निकालना है, टी दूरी कितनी हो गई, एक चक्कर मतलब 2 पाई 360 डिग्री। अब जब वो ले रहे तो वेलोसिटी कौन सी लोगे, एंगुलर ही लोगे, तो वो ओमेगा हो गया। रिलेशन देखोगे, नोट करना चाहो नोट कर लो, तो आगे बढ़े। समझ में आ रहा है सर के ऊपर क्या, बेसिकली ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, उस एंगल को बनाने में जितना वो कोण बनाते हुए जितना स्पीड से वो घूम रहा है। ठीक है, ये एक जनरलाइज फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कई जगह चेंज हो जाएगा। जैसे वो बोल रहा है ना, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब ये एल अपॉन जी किस पे लगेगा, पेंडुलम पे लगेगा। स्प्रिंग में जाओगे फिर चेंज हो जाएगा, टू इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। स्प्रिंग के लिए टाइम पीरियड वहां पे अलग हो जाएगा। तो बेसिकली हम यूज यही करते हैं, यहां पर ओमेगा की वैल्यू चेंज हो जाती है। अब हाँ, टाइम पीरियड है सेकंड में, टाइम है तो सेकंड में। ठीक, अब एक रिलेशन है, ये तुम्हें याद रखना है। अभी एक बचा हुआ है तरंग दैर्घ्य, ये मुझे बताना है। तरंग दैर्घ्य क्या है, बेसिकली तरंग की लंबाई, तरंग दैर्घ्य का, तरंग की क्या है लंबाई। ठीक है, तरंग दैर्घ्य का मतलब तरंग की लंबाई। यूनिट किसमें होगी, एंगस्ट्रॉम में। बेसिकली यूनिट किसमें हो, मतलब किसका मात्रक है, लंबाई या दूरी। ठीक, तो मीटर यहां पर चूंकि बड़ा मात्रक हो जाएगा, तो हमें यहां पर क्या यूज करने पड़ेंगे, बहुत छोटे मात्रक, तो एंगस्ट्रॉम यूज करते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर, ठीक, वेरी गुड, 10 टू पावर माइनस। ठीक है, अब एक रिलेशन है वो तुमको याद रखना है, n इज इक्वल टू 1 बाई टी। रिलेशन किसका हो गया, आवृत्ति और, ठीक है। तुमने t इक्वल टू क्या पढ़ा अभी, रुक जाओ, 2 पाई, तो ये क्या लिख सकते हो, ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक, रिलेशन याद रहेगा। दूसरा, अगर बात करें, अभी उस पे आ रहे हैं, इसके बाद उस पे आ रहे हैं, लोलक के लिए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के लिए अगर आवर्तकाल पूछे, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, तो t हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, 1 अपॉन जी पे। L लंबाई, पेंडुलम की लंबाई कहां से, सेंटर ऑफ मास से। ये L हमेशा कहां से लिया जाता है, सेंटर ऑफ मास से लंबाई। पूछा नहीं जाता, तुम्हें जानकारी के लिए पता होना चाहिए, पूछा नहीं जाएगा। ये L जो लंबाई होगी सेंटर ऑफ मास से ली जाएगी सिंपल पेंडुलम के केस में। जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, फोर्स एक्सीलरेशन, कितनी ग्रेविटी उस पर लग रही है। क्या क्वेश्चन कभी भी ये लगाने को नहीं आएगा, हाँ हाँ, फॉर्मूला पूछा जाएगा या इस पे अप्लाइड चीज है, अभी हम आ रहे हैं, अभी हम आ रहे हैं उसी पे, अभी हम आ रहे हैं। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत। तुमने एक चीज पता कर ली कि साहब t इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल 1 बाई जी है। केस नंबर 1, चंद्रमा पे। केस नंबर 2, ध्रुवों पे। केस नंबर 3, इक्वेटर पे। केस नंबर 4,
ऊपर जाने या नीचे आने पर, पृथ्वी से ऊपर जाने या नीचे आने पर। मतलब ये पृथ्वी है तो इसका मतलब क्या हो गया, अर्थ, अर्थ। ठीक, ये 4-5 केस बनते हैं, बिल्कुल फिक्स है, यही 4-5 केस है। सबसे पहली चीज कि अगर आप ऊपर जा रहे हैं चंद्रमा पे तो क्या होगा, हाँ भाई, हमें ये बताओ घड़ी तेज चलेगी या धीमे चलेगी? घड़ी की बात हो रही है, तुम्हारे पास एक पेंडुलम घड़ी है, पेंडुलम वॉच है, पेंडुलम वॉच लेके तुम ट्रैवल करने चले गए कहां पर, चंद्रमा पे। ये बताओ घड़ी तेज चलेगी या धीमे चलेगी? और एक बात और सुनो, इसी से क्वेश्चन कनेक्ट कर दिया जाएगा उसकी आवृत्ति पे। अब बताओ, अब बिल्कुल बेसिक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक, सिंपल पेंडुलम में लेंथ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, कहीं भी लेके चले जाओ। पड़ेगा कहां वो उसका क्वेश्चन अलग आता है। ठीक है, पड़ेगा कहां उसका क्वेश्चन अलग है, उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन है, फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन है। जब जी की बात करोगे, चंद्रमा पे जाओगे तो जी कम होगा या ज्यादा होगा? जी कम हो गया। जी कम करोगे तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। आवर्तकाल बढ़ने का मतलब क्या हो गया डेफिनेशन में, एक चक्कर में समय ज्यादा लगेगा या कम, ज्यादा लगेगा। तो घड़ी क्या हो जाएगी, घड़ी सुस्त हो जाएगी, धीमी चलेगी। नहीं आया समझ में? फिर से समझ लो एक बार, हम फिर से समझो एक बार। हाँ क्या, आवर्तकाल तेज चलेगा तो, हाँ आवर्तकाल बढ़ेगा तो घड़ी धीमी चलेगी। हाँ ठीक, बिल्कुल बेसिक है, फिर से समझ लो, मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। मतलब अगर यहां पर गधा भी बैठा होगा तो वो भी मूड़ी हिलाएगा बाद में कि हाँ समझ में आ गया। स्टेप बाय स्टेप। पेंडुलम घड़ी देखे हो कि नहीं देखे हो? देखे हो ना। जब वो अपना एक चक्कर लगा लेगी तो बोलेंगे साहब 1 सेकंड हो गया। ठीक, यही तो मान के चल रहे हैं ना कि जब वो अपना एक चक्कर, एक ऑसिलेशन पूरा करेगी तो 1 सेकंड। ठीक, यानी 60 चक्कर पे कितने सेकंड, 60 सेकंड। जब वो अपने 60 कंप्लीट साइकिल पूरे करेगी तो कितने सेकंड, 60 सेकंड। अब इस एक चक्कर में जो लगा समय है वही उसका क्या है, आवर्तकाल। ठीक है, जी कम होगा, इसको कम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जिसको ये भी समझ में ना आ रहा हो तो बोल दो, आ रहा है। 5/2, 5/3 और 5/5 किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? भाई तुम सही बताओ, शंकर जी के मंदिर से तो होके नहीं आ रहे हो। 5/2 किसकी वैल्यू ज्यादा निकल के आएगी? ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है 5/2 की यार 2.5 आएगा। 5/5 करोगे तो 1 आएगा। मैंने क्या किया है, ये वैल्यू फिक्स कर दी है, केवल ये वैल्यू चेंज करी है, नीचे वाली केवल जी चेंज किया है समझाने के लिए, जी चेंज किया है। तो भैया इस पे वैल्यू कितनी आ रही है, 2.5 आ रही है। यानी कि साहब 2.5 टाइम अगर टाइम लग रहा है, इसमें कितना 1, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। यानी कि एक चक्कर में यहां पर ज्यादा समय लेगा। एक चक्कर में ज्यादा समय लगेगा मतलब घड़ी क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी। हाँ या ना? तो चंद्रमा पे जाओगे तो आवर्तकाल क्या होगा, आवर्तकाल बढ़ेगा, आवृत्ति अपने आप डिफाइन हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, और घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त या धीरे। समझ में आया नहीं आया? तुम लोग ये सब नहीं पढ़े हो।
ये सब 6, 7, 8 में है। नहीं, तुमने उसको कोर्स के हिसाब से पढ़ा है ना, तुमने ऐसे नहीं पढ़ा है। और मुझे लगता है जितना चीजों को आप समझ लेंगे, ब्रेन अपने आप काम करता है। ब्रेन कहानी बनाने में बहुत तेज है, तुम कहानियां बना लोगे, बस तुम्हें लॉजिक पता हो। मैं कभी परसेंटेज के पीछे कभी नहीं भागता हूं। मुझे चाहिए बंदा अगर समझ रहा है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी है। परसेंटेज केवल एक गेट पास है। अब भाई मेरे मतलब मैंने फिजिक्स पढ़ाई है, 11th 12th को फिजिक्स पढ़ाई है। मैंने कभी रटने, मैं हमेशा, मैं तुमको एक बात बताता हूँ, मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा रहा था एडहॉक पे, और उस जिले में 3 CBSE स्कूल थे, 3 में 2 में हम ही पढ़ाते थे फिजिक्स। एक सूत्रीय कार्यक्रम, एक छत्र राज्य। मैं हमेशा ये मतलब उनको ये सिखाता था कि तुमको मान के चलो मैं आज चला जाऊंगा कल, तुम मेरे सहारे बैठे रहोगे क्या, कि किसी और के सहारे बैठे रहोगे? ये सीखो डेरिवेशन किए कैसे जाते हैं। तो मैं हमेशा उनको अप्रोच दिखाता था कि अगर तुम्हें बर्नौली इक्वेशन प्रूव करनी है, क्या है बर्नौली इक्वेशन? हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच एंड समथिंग प्लस कांस्टेंट आता है, यही तो है। इक्वेशन की बात कर रहा था मैं, ठीक है, या कोई भी इक्वेशन ले लो। तो मैं हमेशा ये बोलता था कि इक्वेशन को हमेशा ऊपर से नीचे नहीं डिराइव करो, नीचे से ऊपर की तरफ चलो ना। क्या प्रूफ करना है, उसके लिए तुम्हारे पास मेथड क्या क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ चलो। अपने आप तुमको याद नहीं करना पड़ेगा तो, और केवल किसी भी एक डेरिवेशन को एक बार सिखाया, 6 बार अपने सामने, 6 बार घर से लगाने को कह दिया, घर से कॉपी में चाहिए हमको 6 बार, ठीक है। और महीने में कभी भी एक बार, जैसे आज पढ़ाने का मेरा मूड नहीं है, 6 बार यही डेरिवेशन करो मेरे सामने, बैठो करो, देख के करो। एक टाइम क्या होगा, याद हो जाता है। जब 6 बार करो तुम्हें स्टेप याद हो जाएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। और ब्रेन अपने आप बिल्कुल, मतलब मेरे पास, मैं भी जब कोविड खत्म हुआ है, मेरे पास एक होम ट्यूशन आया था। मेरे पास बंदे ऐसे ही आते हैं जिनका कंपार्टमेंट लगा होता है, फिजिक्स कंपार्टमेंट था, और जब वो आया तो उसे एक जीरो, कुछ भी नहीं। और एक आध महीने का 15-20 दिन का समय मिलता है, जो भी 1 महीने का, केवल एक कार्यक्रम, डेरिवेशन 10 बार घर से करके लाओ, और जब आओ 3 बार मेरे सामने करो कॉपी पे। कॉपी भर जाती थी उसकी, याद हो जाएगा। सिखाना मेरा काम है, सिखाऊंगा मैं तुमको किया कैसे जा रहा है। सिंपल सा चीज है। अब ध्रुव पे जा रहे हो, ध्रुव पे क्या होगा, जी बढ़ेगा या घटेगा? अब ये तुम्हें पता होना चाहिए, ध्रुवों पे जी बढ़ता, ज्यादा होता है, कम होता है। इसके लिए तुम्हें पता है कहां जाना पड़ेगा? ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ज्यादा होता है। वेरी गुड, ज्यादा होता है, बिल्कुल सही है। क्यों? बिकॉज, अरे मैं बता, जी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, क्या होता है, GME अपॉन RE स्क्वायर, है ना? यही तो है फॉर्मूला। अब डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूं। तो ध्रुवों पे जाओगे तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, कम, क्योंकि ध्रुव पे पृथ्वी क्या है, चपटी है। ध्रुव पृथ्वी क्या है, चपटी। तो ऑब्वियसली बात है, वहां पे रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब रेडियस ऑफ अर्थ कम, तो ये वैल्यू कम, तो जी क्या हो गया, ज्यादा। जी ज्यादा, उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा, भारी हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टी कम होगा, आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम, घड़ी तेज भागेगी। समझ में आ गया? अरे किसी को पढ़ाओगे, देखो टीचर बनोगे, ये ध्यान रखना कि अंत में तुमको क्या बनना है, टीचर बनना है, चीटर मत बनना। चीटर का मतलब होता है कि तुम्हारे रट लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, नहीं आ रहा है खुद समझो, फिर उसे समझाओ। एंड आई एम सीरियसली, मैं वाकई में टीचर इसी का ही हूं, मुझे यही आता है, बाकी तो मैंने सीखा है।
पढ़ाने के लिए। ये चूंकि 11th 12th बाकी ब्रेन की पूरी लॉजिकल मैपिंग इसी हिसाब से है मेरी। अब इक्वेटर पे आ जाओ, इक्वेटर पे क्या है, सेम रहेगा, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इक्वेटर पे जी ही रहेगा, तो वहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो भी उसका टाइम पीरियड है वो वही बना रहेगा। मतलब इसी क्वेश्चन को कई फ्रेम में पूछा जा सकता है। अगर पृथ्वी से आप ऊंचाई पे जाओगे या नीचे आओगे तो क्या होगा? हमेशा याद रखना, पृथ्वी से ऊंचाई पे जाने पे और नीचे आने पे जी का वैल्यू कम होता है। जी का वैल्यू क्या होता है? कम होता है। जी का वैल्यू कम होगा तो भाई क्या हो जाएगा? जी का वैल्यू कम, आवर्तकाल बढ़ गया। तो घड़ी धीरे हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। याद रहेगा पक्का? अंतरिक्ष में चले गए तो क्या होगा? फिर कैसे बढ़ेगा? तुम मैथ से हो कि बायो से? पहले ये बताओ। चलो, तो तुम्हारी गलती नहीं है। समथिंग अपॉन जीरो इज इनफाइनाइट। तो वो बढ़ेगा घटेगा नहीं, वो अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? अनिश्चित। तुमने इसीलिए बोला, मतलब तुमने अपना लॉजिक यूज किया, लेकिन तुमको ये मैथमेटिकल चीज की इनफाइनाइट का मतलब बहुत बढ़ना नहीं, अनिश्चित, अनसर्टेन, ठीक है ना। तो दो चीजें याद रखना, दो जगह, एक स्पेस पे और दूसरा सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के केंद्र पे। दोनों जगह जी का मान क्या है? जीरो। जी का मान क्या है? जीरो। तो वहां पर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, अनिश्चित। अब बायो वालों के पास तो और लॉजिकल ब्रेन होता है, उतना फिजिक्स और मैथ वालों के पास नहीं होता है, क्योंकि वो क्या पढ़ते हैं? ब्रेन पढ़ते हैं, ह्यूमन ब्रेन पढ़ रहे होते हैं, नर्वस सिस्टम पढ़ रहे होते हैं। उनको मतलब मैंने जो बायोलॉजी जितनी पढ़ी, मुझे एक चीज बहुत समझ में आई, पूरी बायोलॉजी बिल्कुल लॉजिकल मेथड पे चलती है। कि अगर हार्ट पंप, ब्लड पंप कर रहा है तो किडनी के पास, सबके पास पहुंच रहा है, मतलब वो पूरा एक बिल्कुल लॉजिकल रीजनिंग लगी हुई है शरीर के अंदर, और सब इंटरलिंक्ड है आपस में। किसी को आप सोचो कि मैं इसको अलग कर दूं, फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, ठीक है। अरे यार, जो लोग वहां पे सिलेबस बनाते हैं, जो लोग एनसीईआरटी में बैठ करके आपका पूरा कोर्स ड्रॉ करते हैं, वो तो बायोलॉजी छोड़ो, तुम फिजिक्स में चले जाओ। पहले क्या पढ़ते हो? मात्रक अत्रक पढ़ा देंगे, इसके बाद स्ट्रेट लाइन मोशन, एक रेखीय गति, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन आता है। प्रोजेक्टाइल में क्या है? 2 डायमेंशनल मोशन है। मोशन के अंदर देखो, दिखाते हैं वो स्ट्रेट लाइन ओनली इन एक्स एक्सिस या आइदर वाई एक्सिस, फिर एक्स और वाई दोनों में हो रहा है, फिर फोर्स पे लेकर के आएंगे, मतलब पूरा सिस्टमैटिक ढंग से है। इसी प्रकार से उसमें देखो इलेक्ट्रोस्टैट में पहले तुम्हें क्या पढ़ाएंगे? चार्ज, जो स्टैटिक है, फिर चार्ज मूव करेगा तो क्या बन गया? करंट। फिर उसका इंपैक्ट दिखाएंगे किसमें? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। फिर उसके एप्लीकेशन बढ़ोगे तो तुमको एडी करंट, फलाना करंट, धमाका करंट, मतलब वो पूरा एक, फिर इसके बाद अल्टरनेटिंग करंट आएगा। तो पूरा एक सिस्टमैटिक मेथड है कि कैसे वहां तक हम इवॉल्व होकर के पहुंचे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे बढ़े? ये क्लियर ना? सारे मैंने पॉइंट क्लियर कर दिए। और इस चीज और से याद रखना कि यही चीज अगर लिफ्ट में आ जाए, हाँ, लिफ्ट वाला, तो क्या करोगे? जब नीचे जाएगा तो जी कम होगा। जब लिफ्ट ऊपर से नीचे जाती है,
तो आपको क्या लगता है, हल्का या भारी? हल्का लगता है, क्यों लगता है? हाँ, वो मतलब पहला वाला चैप्टर, चूंकि वो जो नहीं यहाँ फोर्स वाला चैप्टर है, चलो अभी उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो उसी से इंटरकनेक्ट हो जाता है। जब आप ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, या एकदम से लिफ्ट काट कर दी जाएगी, रस्सी काट दी जाएगी, 3 केस उसमें, 4 केस उसमें बनते हैं, और उसमें भी जी ही देखना है। जब ऊपर जाती है लिफ्ट तो क्या लगता है, एकदम से भारीपन लगने लगता है। ठीक है, तो वहां पर जी, वहां पे जो जी आता है आपका वो ज्यादा, मतलब उसकी वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा। और जब नीचे जाओगे तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। ठीक, और जहां पर कट, तो फिर आप अंडर ग्रेविटी में आ गए, केवल जी पे काम कर रहे हो। ठीक है, अभी उस पे आ रहे हैं। अब आगे एक इक्वेशन जिसका रिलेशन तुमको पता होना चाहिए, v इज इक्वल टू एन लैम्डा। v क्या है, तरंग की चाल, n क्या है, आवृत्ति, n क्या है, आवृत्ति, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू लैम्डा बाई, है या ना? ये क्या बन गया, चाल, दूरी, समय। कोई दिक्कत, याद रहेगा? मैं कभी भी भूल जाता हूं, मुझे ये याद रखता हूँ कि ये बचपन से पढ़ा, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब मुझे बस आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें चाल कौन सा है, दूरी कौन सा है, समय कौन सा है। समय है, उसी को चेंज करके आवृत्ति बना दिया है। ठीक है, हेडिंग डाल देना विद्युत चुंबकीय तरंग। अब ये अनुप्रस्थ तरंगदैर्घ्य पे इसके बाद आएंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग। ये उसमें पढ़ाया है क्या सर ने, ऑप्टिक्स में? गामा रे, हाँ वही लाइट। तो विजिबल स्पेक्ट्रम के बाद ये सब पढ़ाया था, अल्ट्रा वायलेट। चलो ठीक, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, सबसे पहली बात याद रखना, इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। दूसरी बात ये याद रखना कि चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता, चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए, डजंट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं चाहिए। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, किस प्रकार की तरंगे हैं ये, यांत्रिक तरंगों में अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, तीनों एक्सिस में मूव करती हैं, एक्स, वाई और जेड। तीनों एक्सिस में इनका मूवमेंट रहेगा, एक्स, वाई और जेड। खोज के बारे में तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यूपी टेट होता तो आता। किसने खोज की थी, मैक्सवेल ने। ठीक है, अब देखो विद्युत चुंबकीय तरंगों में मैं स्पेक्ट्रम ऐसे बना रहा हूं। सबसे पहला होता है दृश्य प्रकाश, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। दृश्य प्रकाश में क्या क्या आता है,
VIBGYOR। ठीक, ये पता है। यार को ऐसा बना रहा हूं ताकि तुमको आसान रहे। VIBGYOR। R फॉर रेड, V फॉर वायलेट। ये याद रखना कितना होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम, और ये होता है लगभग 3600 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब दृश्य प्रकाश में इसकी वेवलेंथ क्या है, कम, इसकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसके लिए क्या चीज पता होनी चाहिए तुमको, ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी। देखो E इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है H न्यू, H कांस्टेंट है, H प्लैंक कांस्टेंट होता है, इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा। तो E का रिलेशन इस प्रकार का होता है, जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा उसकी ऊर्जा कम, उसकी आवृत्ति कम। ठीक, याद रखोगे ना। अब देखो रेड के आगे चलोगे तो क्या आएगा, इंफ्रारेड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड। रेड के ऊपर चलोगे तो क्या आएगा, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के ऊपर शॉर्ट रेडियो वेव और फिर लॉन्ग रेडियो वेव। इधर आओगे तो क्या आएगा, अल्ट्रा वायलेट, फिर एक्सरे और फिर गामा रे। ये पूरा स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। ठीक, अब सुनना, इन चीजों जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो उनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम। ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम। जिसकी ऊर्जा कम होती है वो बड़ी आसानी से अवेलेबल, फ्री बांट दिया जाता है, ले जाओ, फ्री में ले जाओ। रेडियो चलाने के लिए या टीवी सिग्नल, अब तो मान लो डिश टीवी आ गया, वो आ गया है, नहीं तो जब पहले DD1 DD2 आता था तो एंटीना एक आदमी पकड़ के घुमाया करता था, देखे हो, वो एक तार आता था पट्टे वाला। तो जितना भी रेडियो वेव हवा में घूम रहा है इसके लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, नहीं देने पड़ रहे हैं, फ्री में उठा रहे हो, एनर्जी का में नुकसान आपको नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे नीचे आओगे, यूवी कहां पर देखा आपने, अल्ट्रा वायलेट, एक तो सन से आता है यूवी। ठीक, इसके अलावा घर में आरओ, जो आरओ होता है उसमें यूवी यूज किया जाता है, किसके लिए, पानी को साफ करने के लिए। ठीक है ना, पानी को साफ करने के लिए। इसके अलावा नोट, नकली नोटों को पकड़ने के लिए, अल्ट्रावायलेट, नकली नोटों को पकड़ने के लिए। एक्सरे करवाने जाते हो पैसा देना पड़ता है, इसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा, फ्री में नहीं मिलेगा ये। ठीक है, क्या काम करेंगे, हड्डियों का क्रैक, ब्रिज का क्रैक, कहीं पर भी क्रैक है उसका पता लगाने के लिए। और ये क्या है, गामा रे। ये कहां यूज करते हैं, नाभिकीय चिकित्सा में, कैंसर वगैरह में जो मेडिसिन या जो न्यूक्लियर क्या कहते हैं मेडिकल थेरेपी यूज करी जाती है, उसमें क्या यूज किए जाते हैं, हाई एनर्जी वाले रेडिएशंस यूज किए जाते हैं जो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, समाप्त करते हैं। क्लियर है। ठीक, नहीं, MRI अलग चीज है, वहां पर मैग्नेटिक रेजोनेंस क्रिएट किया जाता है। नहीं, MRI में मैग्नेटिक रेजोनेंस, वहां बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करी जाती है। आपको एक उसमें नहीं, आपको एक मैग्नेटिक फील्ड में डाला जाता है, हाई मैग्नेटिक फील्ड। देखोगे सब उतरवा दिया जाता है, क्यों, हाई मैग्नेटिक फील्ड है। क्या होगा जब आप हाई मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे, तो होगा क्या, और सोचो, पूछा गया प्रश्न है ये, बता दूं कहां पर, UPSC में। तुमने पूछ लिया इसलिए मैं बता दे रहा हूं।
और इसी प्रकार से आलू वाला एक प्रश्न है कि एक आलू को माइक्रोवेव ओवन में रखते हैं तो आलू तो पक जाता है, लेकिन वो अगर किसी फॉइल में या वो जो उसमें होता है वो नहीं जलता है, अब वो जल जाता है। माइक्रोवेव देखा है ना? हाँ, माइक्रोवेव्स अलग होती हैं, वो होती हैं माइक्रोवेव्स होती हैं, ठीक है। अब संवाद को समझिएगा। मैग्नेटिक रेजोनेंस में सिंपल सा इतना कॉन्सेप्ट है कि जब आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे तो जो भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की पोलैरिटी है वो आपके बॉडी में जब जैसे उस पोलैरिटी में आप जाएंगे तो आपका बॉडी किससे बना है? 70% प्लस वाटर कंटेंट है। वाटर में क्या होता है? वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, उसके अंदर पोलैरिटी पाई जाती है H प्लस OH माइनस। तो वो क्या होगा? उस मैग्नेटिक फील्ड के अलाइंड हो जाएगा, जिसके कारण आप बहुत अच्छी इमेज प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल माइन्यूट और बारीक इमेज ले सकते हैं। क्लियर है? ये सब मैंने NCERT से ही पढ़ा है, या NCERT से नहीं कह सकते हैं, तो ये सब मैंने तैयारी के क्रम में ही पढ़ा है, धीमे धीमे जानते हुए कि अब कहां पर किसका यूज करना है वो हमें समझना पड़ेगा। तो भाई इंफ्रारेड कहां पर? टीवी रिमोट, नाइट विजन कैमरे और फॉग लैंप, IR। ये यूटिलाइजेशन है। इसके बाद आता है माइक्रोवेव। ये शॉर्ट वेव ना, यहीं पर आता है माइक्रोवेव। इसके बाद आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव बेसिकली राडार सिस्टम में यूज किए जाते हैं, ठीक है। ठीक, यही माइक्रोवेव है। बाकी ये रडार में लिख सकते हो, ये रेडियो कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन वगैरह में, वहां नहीं पूछा जाएगा। हाँ, इधर देख लो भाई, यूवी पानी को साफ करने में, ठीक है। एक्सरे क्रैक्स का पता लगाने में। क्रैक कहां कहां पर? हड्डियां हो गई, बोन्स हो गई, ब्रिज हो गए, वहां पर, ठीक है। गामा रे नाभिकीय चिकित्सा, कैंसर के इलाज में। ठीक, ऊर्जा के बढ़ते और घटते क्रम में लगा लोगे, इधर से आगे बढ़ोगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी, ऊर्जा कम होगी। इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा, उसकी ऊर्जा सबसे कम। वेवलेंथ ऊर्जा के क्रम में लगाते आना चाहिए, ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। कभी कभी इतने में ही पूछ लेता है, विबग्योर में ही पूछ लेता है। क्या हुआ? हेलो जी, बताइए। क्लास ले रहा हूँ मैडम, क्लास लेके बात करूंगा अभी। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गई? एक लाइन एग्जैक्ट क्लियर है? चलो, अब बात कर लेंगे थोड़ा सा टाइप ऑफ वेव जिस पे चर्चा करनी है। चलो,
फिर श्रव्य और अपश्रव्य भी देखना, इससे भी क्वेश्चन बहुत आता है। श्रव्य, अपश्रव्य और पराश्रव्य, ठीक है ना, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर को कई बार पढ़ो, वो तुम्हें खुद बोलेगा कि अगली बार ये पूछा जाएगा। पैटर्न आपको समझना पड़ेगा। एक सेट ऑफ पैटर्न होता है क्वेश्चन बनाने वाले का, कि अगर इस बार एक टॉपिक इससे दिया तो हो सकता है इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन अगली बार दे दे जो आगे की तरफ जा रहा हो, या कनेक्टेड क्वेश्चन जो पीछे की तरफ जा रहा हो। ये तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो, यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव। यांत्रिक तरंगे, ठीक है। तो यांत्रिक तरंगों की बात करेंगे, जिसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि तुमको टीजीटी या उसका पीजीटी का एग्जाम नहीं देना है, केवल जूनियर तक का एग्जाम देना है। तो दो प्रकार की तरंगें मिलेंगी, एक होती है अनुप्रस्थ और दूसरी होती है अनुदैर्घ्य। अंग्रेजी में जरूर याद रखना, हो सकता है पेपर में ये अंग्रेजी में ही लिखा मिले, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। ये क्या होगी? ट्रांसवर्स। ये क्या होगी? लॉन्गिट्यूडनल। ठीक, हाँ या ना? क्लियर है? अनुप्रस्थ तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अनुप्रस्थ की बात हो रही है। अनुप्रस्थ तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब माध्यम नहीं चाहिए, कट कर दिया, माध्यम नहीं चाहिए। तरंग का संचरण, मतलब जो तरंग जो बढ़ेगी, ठीक है, इसमें क्या बनता है? शृंग और गर्त बनते हैं। शृंग व गर्त बनते हैं। हाँ, ऊपर वाला शृंग, नीचे वाला गर्त, ठीक है। क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट एंड ट्रफ बनाए दे रहा हूं। ये क्या होगा? क्रेस्ट। ये क्या होगा? ट्रफ। शृंग, ये क्या होगा? गर्त। दो लगातार, दो क्या कहते हैं, क्रमागत शृंग या क्रमागत गर्त क्या कहलाएगा? दो क्रमागत शृंग या क्रमागत गर्त, लैम्डा। वेरी गुड। क्या कहलाएगा? वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, ठीक है ना। दो क्रमागत शृंग यहां से चले अगले शृंग पे आके, मतलब एक चक्कर क्या हो गया, मतलब वो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई? लैम्डा। या यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई? लैम्डा। दो क्रमागत शृंग या दो क्रमागत ट्रफ में लिया गया समय आवर्तकाल, आवर्तकाल, एम्पलीट्यूड नहीं, टाइम पीरियड। दो क्रमागत शृंग या दो क्रमागत गर्त में लगा समय क्या कहलाएगा? आवर्तकाल। अरे भाई, एक चक्कर पूरा हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। ये क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं, तुमको क्वेश्चन पूछने के तरीके बता रहा हूं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पैटर्न, मेरी बात को रटो नहीं, मेरी बात को समझो। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है, इसी प्रकार से वहां बढ़ोगे। लगातार संपीड़न या लगातार विरलन में लगा समय आवर्तकाल। आवर्तकाल की डेफिनेशन इनमें से क्या होगी? क्रमागत, अलग अलग दे देगा। तो क्रमागत में जहां से शुरू कर रहा है वहीं पे एंड करना पड़ेगा, तभी वो एक चक्कर क्या होगा? पूरा होगा, ठीक है ना। यहां से शुरू किया और यहां पे लाके क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है। तो क्रमागत क्या बन गए? शृंग आ गए, या क्रमागत क्या हो गया? गर्त। तो यहां से यहां तक में क्या होगा? जो भी टाइम लोगे वो क्या हो जाएगा? उसका टाइम पीरियड। दूरी क्या कहलाएगी? लैम्डा, वेवलेंथ। क्लियर है? ठीक। इसके बाद चलने के लिए माध्यम, एग्जाम्पल लिखो।
प्रकाश तरंगे, प्रकाश तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ठीक है, प्रकाश तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, सितार या वीणा में उत्पन्न तरंगे, और भूकंप की एस वेव, भूकंप की एस वेव, जिसमें स्ट्रिंग आएगी, उसमें जो भी वाइब्रेशन, जो भी तरंगे उत्पन्न होंगी उसमें अनुप्रस्थ। हाँ, भूकंप की एस वेव, सेकेंडरी वेव, ठीक है। अब देखो अनुदैर्घ्य तरंगे, इसमें माध्यम आवश्यक, माध्यम चाहिए, इसमें क्या बनेंगे, संपीड़न और विरलन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। उससे जो वाइब्रेशन उत्पन्न हो रहा है, देखो है तो वो तुमको साउंड, लेकिन जो पैटर्न है उसका वो कैसा होगा, दिस वन। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मैथ की क्लास आज नहीं हो पाएगी, ट्यूसडे को रहेगी 4 से 7, ठीक है। मैथ, हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो क्या बता रहे थे हम, हाँ तुम जो कह रहे हो, तुम्हारा जो प्रश्न है, बेसिकली जो पैटर्न बन रहा है, पैटर्न की बात हो रही है, जो वहां पे श्रृंग और गर्त बनेंगे, जैसे आप, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जो श्रृंग और गर्त बन रहा है, उनके पैटर्न के आधार पे वो क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक। अब यहां पर क्या होता है, संपीड़न और विरलन। अब देखो यहां पर दो चीजें जो मैं बता नहीं रहा हूं, क्योंकि वो फिर डेप्थ में चला जाएगा, पेपर में आएगा नहीं, क्योंकि डेप्थ का इशू है। यहां संपीड़न और विरलन क्यों होता है और यहां श्रृंग और गर्त क्यों होता है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन होना चाहिए, आपके ब्रेन में होना चाहिए ना, कि भाई ये पैटर्न अलग आ रहा है, ये पैटर्न, इसमें क्या होता है, इस प्रकार से। दिख रहा है ना, ये संपीड़न और विरलन, ये क्या हो गया, संपीड़न, ये क्या हो गया, विरलन, ये क्या हो गया, संपीड़न, ये क्या हो गया, विरलन। सी मतलब कंप्रेशन, आर मतलब रेयर फ्रैक्शन, मतलब विरलन, ठीक है ना, ठीक, संपीड़न और विरलन, क्लियर है। दूर, विरल, वो संपीड़न, कंप्रेशन का मतलब कंप्रेस, विरलन का मतलब दूर दूर। तो होता क्यों है, क्योंकि सुनो, यहीं से बात याद भी रखना, होता क्या है, होता है, अच्छा एक चीज और है, पानी में फेंका गया पत्थर क्या बनाएगा, अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ, हाँ तो वेव बनती है इस प्रकार से, क्या बनेगा, अनुप्रस्थ। पानी में फेंका गया पत्थर, तो देखोगे ना, जहां पत्थर मारते उसके बाद से
एक वेव क्रिएट होती है, ठीक। यहां पर कंप्रेशन और विरलन क्यों होगा ये बात समझना। देखो सारा खेल किस चीज का है, एनर्जी का है। एनर्जी कैसे प्रोपगेट हो रही है, कैसे आगे ट्रांसफर करी जा रही है। यहां पर यह होता है कि वेव तो आगे बढ़ती है, लेकिन जो उसके पार्टिकल्स हैं वो उसके लंबवत कंपन कर रहे होते हैं, दिस वन। इसीलिए इसमें श्रृंग और गर्त बनता है। माध्यम के कण माध्यम के चलने की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं, यानी माध्यम अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रही है तो माध्यम के कण कैसे वाइब्रेट हो रहे हैं, टू एंड फ्रो, ऊपर और नीचे लंबवत कंपन कर रहे हैं। इसमें क्या है, जिस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ेगी उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है। जैसे ऐसे समझो, मैंने बोला यहां से पार्टिकल था, उसको एनर्जी मिली, उसने धक्का दिया आगे वाले को, उसने धक्का दिया आगे वाले को, उसने धक्का दिया आगे वाले को। तो इस प्रकार से इसमें वेव आगे बढ़ती चली जाती है। बात समझ में आई। यहां माध्यम के कण वेव के चलने की दिशा में या समानांतर कंपन करते हैं, इसलिए इसमें क्या बनता है, संपीड़न और विरलन। और इसमें लंबवत कंपन करते हैं, इसलिए इसमें क्या बनता है, श्रृंग और गर्त। कोई डाउट? टीचर बनोगे, जूनियर में पढ़ाओगे या चलो प्राइमरी में पढ़ाओगे, प्राइमरी में साइंस नहीं पढ़ा, लेकिन अगर जूनियर पढ़ाने को मिला तुम्हें कभी भविष्य में, तो बच्चों को ढंग से पढ़ाना। गांव का बच्चा है, बड़ा मन से समझता है। शहर के बच्चों के पास संसाधन तुमसे ज्यादा अच्छे हैं, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, बोलेगा मैंने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है। बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं ऑनलाइन कोर्स लेकर के, वहां पर क्या है, उनके कोर्स में क्या है, पूरा वीडियो 3D 2D सब बना है। हाँ, बायजूस तो मान लो वो हो गया है, अनअकैडमी, उबंटू, सुबंटू, कुबंटू, बहुत सारी चीजें। तो वो तुम्हारी बात को उतनी सीरियसली नहीं लेगा, बोलेगा इनको कुछ नहीं आता, इनसे ज्यादा अच्छा तो वो मेरा टैबलेट मुझको पढ़ाता है। इसमें क्लासेस क्या होते हैं, रिकॉर्डेड, दिन भर बच्चा उसको देखता रहता है, ठीक। बट सीरियसली गांव का बच्चा तुमको सीरियसली सुनेगा, क्यों, उसके पास वो संसाधन नहीं है। हाँ, तुम्हें उसके अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी क्यों बनी हुई है, तुम्हारा एग्जाम है इसलिए। तुम मुझे सुन रहे होते, कहता ही नहीं, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा रहा होता तो मुझे सुनते ही नहीं, ठीक है। एग्जाम है, तुम्हें पता है प्रश्न आने हैं, और समझ में अगर आ रहा है अच्छे से समझ लो। पर्पज ये है, ऐसा समझो कि किसी और के भी काम आ जाए, केवल तुम्हारे तक सीमित ना रहे, चीजें आगे ट्रांसफर होनी चाहिए। यही तो थी अपनी पुरानी परंपरा, है ना। वो गुरु ने बताया शिष्य को, उसी में से फिर कुछ गुरु बन गए, तो उसमें लिपि नहीं थी, लिखने वाला कोई झंझट नहीं। हम तुम्हें इतना मुंह से बोल बोल के पढ़वा देंगे, रटवा देंगे कि तुम जो है आगे ट्रांसफर करते जाओगे। और ये फैक्ट है। बच्चे जितनी जल्दी गाना याद कर लेते हैं, लिरिक्स याद कर लेते हैं, तुम सोचो लिखा के याद करा देंगे, नहीं याद करेंगे। मतलब मेरी बेटिया 4 साल की है, उस अंग्रेजी गाने वो ऐसे गाते रहती है जो उसको मैं नहीं समझ पाता हूँ, सीख कहां से गई। केवल किससे, टीवी से सुन सुन के, कोई गाना लगा दिया सुन रहे हैं। अब उसको नहीं पता उस गाने का मतलब क्या है, या वो कैसा गाना है, अच्छा गाना है, कैसा गाना है, वल्गर गाना है, उससे कोई मतलब नहीं। उसको जिसका टोन पसंद आ गया, जिसकी धुन पसंद आ गई, तो पूरे दिन वो गाना पूरे घर में सुनाई पड़ता है। तो वही चीज है कि जिसके साथ आपका ट्यूनिंग वाइब्रेशन मैच कर गया, इसको क्या बोलते हैं। मत सोचना मैं तुम्हें कहानी सुना रहा हूं, मैं तुम्हें अभी भी पढ़ा ही रहा हूं। इसे क्या बोलते हैं, जहां पर ट्यूनिंग मैच हो जाती है, रेजोनेंस, अनुनाद। अनुनाद की एक स्थिति होती है ना, इसीलिए इसी का एग्जाम्पल है, इसी का ही है ध्वनि का। इसीलिए जब आर्मी वाले किसी लकड़ी के पुल को पार करते हैं तो कदम ताल के साथ पार नहीं करते हैं, रेजोनेंस कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, पुल ब्रेक कर जाएगा। इसीलिए कोई भी उस पर देखोगे जो लोहे का पुल होता है, जब उसे ट्रेन पार करती है तो उसकी स्पीड कम करी जाती है, क्योंकि जो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं वहां पर, कहीं वो रेलवे जो लोहे का पुल है उसके साथ मैच कर जाएगा तो पुल क्या हो जाएंगे, क्रैक हो सकते हैं। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन। एक और एग्जांपल दो, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, चुंबकीय अनुनाद परीक्षण, MRI, रेजोनेंस के सिद्धांत पे कार्य करता है। एक और एग्जांपल दो,
ट्यूबलाइट में जो पुरानी चोक कॉइल आती थी, पढ़ाया गया होगा, एलसी सर्किट 12th में पढ़ाया गया है। एलसी सर्किट याद है? नहीं याद है। कब 12th पास किए हो? कब 12th कब पास किए हो? हैं 18 में पास किए हो, मान लो 15, हम कहते 15 में पास किए हो, हम 2004 में पास किए थे। ठीक है, याद, किसी ने अच्छा पढ़ाया था, जहन में बैठ गया वो, बस बात इतनी है। ये चीज हमेशा याद रखना। एग्जाम्पल, ध्वनि तरंग। भूकंप की पी वेव, भूकंप की पी वेव, ध्वनि तरंगे भूकंप की पी वेव। ठीक है, समझ में आ रहा है? उड़ तो नहीं रहा है हवा में? ये बता जरूर देना। अभी आगे आ रहा है अल्ट्रासाउंड। हाँ, अभी आगे आ रहा है, अभी वो आगे आएगा, इसी में आएगा, ध्वनि तरंगों में ही आएंगे, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ध्वनि, अब बात करेंगे केवल ध्वनि तरंगों पे। आगे बढ़ रहा हूं, ठीक। मैं इसीलिए कहता हूं, जिसको तैयारी करनी है सीटेट की या टेट की वगैरह, कम से कम कोई एक ट्यूशन पढ़ाते रहो। उसके पीछे का केवल एक कारण होता है, पढ़ाने का मतलब यह नहीं कि तुमको उसे पढ़ाना है, तुमको खुद सीखना है, फिर उसको पढ़ाना है। तुम उसे कोई चीज कैसे एक्सप्लेन करोगे, ये आर्ट अपने अंदर डेवलप करोगे। जब इसको करना शुरू करोगे, तुम्हें खुद ब खुद सीखना पड़ेगा। अब मुझे ही कोई चीज पढ़ानी है तो मुझे बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट करने होते हैं, ताकि तुम्हारे ब्रेन में मैं उसको बैठा सकूं, ऐसे एग्जाम्पल दे सकूं, ताकि तुम उसको जहन में बैठा ले रखो पेपर तक। और उसके बाद भी ध्वनि का मतलब क्या होता है? जिसको तुम सुन सको। क्या केवल वही ध्वनि होती है? जिसको आप सुन सकते हैं वो क्या होती है? ऑडिबल वेव, श्रव्य तरंगे। जहां तक आपके कान के सुनने की क्षमता और सीमा है, जिनको आप, आपके कान के जो पर्दे होते हैं, ड्रम्स होते हैं, वो उस वाइब्रेशंस को समझ सकते हैं। कि कोई वाइब्रेशन आया तो ब्रेन उसको क्या कर लेता है? एनालाइज कर लेता है, अच्छा हाँ इसका मतलब ये। इसके अलावा भी कुछ होता है, ऐसी तरंगे जिनको हम सुन नहीं सकते, वो भी ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि उनमें क्यों? उनको कोई और सुन रहा है, कोई ना कोई तो सुन रहा है ना उनको, तो वो कोई और तरंगे हैं। ठीक, तो ध्वनि तरंगों पर जब चर्चा करोगे तो बेसिकली आप ये 3 टाइप की मिलेंगे। श्रव्य, अपश्रव्य, अंग्रेजी में नाम जरूर याद रखना, पराश्रव्य। ठीक, इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, तो श्रव्य तरंगे जिनको आप सुन सकते हैं, कितना से कितना बेटा? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ये कई बार पूछा गया, ये गलत मत करके आना, कई बार पूछा गया है, पेपरों में तुम्हें मिल जाएगा, ये बहुत बार पूछा गया। ठीक है, लेस देन, अभी उस पे आ रहे हैं, इसके बाद उस पे आएंगे, अभी इस पे आना है।
प्रबलता, तारत्व और तीव्रता आते हैं, मुझे पता है, मुझे पता है कि उसके अंदर देखो डायमेंशन क्या है, मुझे पता है। क्या हो गया? ठीक, 20 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। यहां पर बात खत्म नहीं होती है, बात यहीं से शुरू होती है। अब इनको सुनने वाले कौन हो सकते हैं? ठीक है, कुछ विशेष लोग इनको सुन सकते हैं। कौन कौन सुन सकते हैं वो देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहली चीज, भूकंप के समय जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, जो तरंगे किस समय उत्पन्न होती हैं? भूकंप के समय। कौन सी होती हैं? अपश्रव्य। कौन सुन सकता है? जैसे इनको कुछ जानवर सुन सकते हैं, गैंडा सुन सकता है, हाथी सुन सकता है, व्हेल सुन सकती हैं। हाँ, कौन? हाँ, पक्षी। मतलब ये कुछ स्पेशल जो स्पीशीज होती है उनको ये पावर होती है, वो इस वाइब्रेशन को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। उनको आभास एक गलत वर्ड है। आभास का मतलब है आपने सुना नहीं है, आप फील कर रहे हैं। अगर कोई वेव इसमें आ रही है, ध्वनि तरंगों में, इसका मतलब है कि आप उसको सुन रहे हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ऐसे समझो, एक गाल्टन विसिल आती है, सुना है? गाल्टन विसिल, गाल्टन सिटी, नहीं सुना है? पढ़ा है? अरे पढ़ाया गया है यार, 12वीं में है। हाँ, नहीं पढ़े हो, मैं गारंटी दे रहा हूं पढ़े हो। 11th या 12th, अगर जहां पे 11th 12th पढ़ाया गया वहां पर ये है। डॉपलर इफेक्ट जब कहीं पढ़े होगे, ध्वनि में डॉपलर इफेक्ट पढ़े हो ना? हाँ, तो वहां पर जाओगे, तुमको वहां पर मिल जाएगा गाल्टन सिटी। कुत्तों को इंस्ट्रक्शन देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वो सीटी तुम्हें सुनाई नहीं पड़ेगी, वो डॉग सुन लेगा। ठीक है ना? गाल्टन विसिल इसको बोलते हैं। अब मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर इन चीजों को वो सुन सकते हैं। ठीक, जैसे इधर आओगे, इधर बहुत उपयोग में लाया जाता है अल्ट्रासाउंड। आप इमेजिन नहीं कर सकते अल्ट्रासाउंड कितना हाईली डेवलप्ड साइंस है। ठीक है, मतलब मां के गर्भ में पल रहे बच्चे की पूरी जानकारी कौन देता है? सीधा है, उल्टा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, किस प्रकार उसका हार्ट, मतलब उसके हार्ट बीट को आप सुन सकते हैं अल्ट्रासाउंड के माध्यम से। आपके किडनी में स्टोन है, नहीं है, ये अल्ट्रासाउंड ही बताता है। हाँ, इमेज बन जाती है। हाँ, इमेज कैसे बनती है? कौन कौन से इसमें फंडामेंटल यूज होते हैं? इको। अरे सिंपल था, देखो ना, चमगादड़, बैट, आगे उड़ने में कैसे? बैट अपने पंखों से ये वेव जनरेट करता है, टकरा करके वापस आएगा, समझ में आ जाएगा कि आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तुरंत रास्ता चेंज कर देगा। मतलब आप ये सोच करके देखिए, एक बार इमेजिन करके देखिए, कितनी जल्दी उसका ब्रेन ये एनालाइज कर लेगा कि टकरा करके वेव वापस, और उसकी स्पीड भी कम नहीं है, उड़ भी तेजी से रहा है, कि यहां ऑब्स्ट्रक्शन है, तुरंत चेंज कर लेगा रास्ता। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसमें यूज करते हैं। इसके अलावा सोनार, सोनार सुना है? हाँ,
अमार सोनार बांग्ला नहीं। हाँ, समुद्र में जो आपकी पनडुब्बियां होती हैं उनमें जो सिस्टम होता है उसमें, इसीलिए बोलते पिक्चर पिक्चर देखा करो। सही बता रहा हूं, कभी जिंदगी में एक टाइम मिले, कभी एक बार टाइम मिले तो एक मूवी आई थी, कभी टाइम मिल जाए लाइफ में, मौका मिल जाए कि तुम सोचो कि मैं थोड़ा साइंस समझने लगा हूं, जरूर देखना। मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं क्या उसका कॉन्सेप्ट ये है, अर्थ के क्रस्ट के मूवमेंट की वजह से क्या जनरेट होती है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई अर्थ के क्रस्ट के मूवमेंट को बदलने की कोशिश कर दे या धीमा कर दे या उसे रोकने का प्रयास करे तो क्या होगा। मैंने पहली बार सोनार वहीं सुना था, पढ़ा मैंने भी नहीं था, सोनार मैंने सुना था। तो मैंने देखा कि अच्छा उनकी जो शिप होती है वहां पे आके अटक जाती है, तो शिप से वो सोनार सिग्नल भेज रहे होते हैं। तो सोनार सिग्नल को कौन सुन लेता है, डॉल्फिन। तो उस शिप के अराउंड बहुत सारी डॉल्फिन और बहुत सारी मछलियां घेरा बना लेती हैं। तो जब उनको खोजने वाले आते हैं तो ये बोलते हैं कि यहां पर बहुत सारी डॉल्फिन इकट्ठा है, यानी कि यहां कोई ना कोई सिग्नल है। डॉल्फिन वहीं पर ज्यादा होती हैं जहां पर उनको पर्टिकुलर वेव मिल रही होती है। तो मैंने वो चीज वहां पर देखी, लेकिन मैंने वहां पर उससे क्या किया, सीखा। किसको बताने के लिए, तुम्हें। सोचो कितनी मेहनत करके आते हैं, पिक्चर देख के आनी पड़ती है। मतलब पक्षियों के उड़ने में क्या इंपैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, उस दिन मैंने समझा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि मूवी देखो, बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड में साइंस एंड फिक्शन बहुत बेहतरीन चीज है। मतलब आपके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करता है, लॉजिकल ब्रेन डेवलप करता है कि आप कितने लॉजिकल हो सकते हैं। आपका इमोशनल कोशेंट कम करेगा, आपको लॉजिकल सोचने पे मजबूर करेगा। जैसे वो देखो, आयरन मैन देखी है, आयरन मैन। अब तुम लोग देखे नहीं, एवोल्यूशन देखिए, नहीं देखे तो कोई बात ही नहीं कर सकते, कभी देखना उसको। तो ये देखना, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट के ऊपर बहुत अच्छी मूवी है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। इसको डॉल्फिन, वेल, ये सब सुन सकती हैं सोनार को। सोनार समुद्र में गहराई में या वहां के जैसे राडार होता है हवा में सिग्नल यूज करता है, ये पानी के अंदर सोनार यूज किया जाता है। ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत, याद रखोगे। ठीक, श्रव्य, अपश्रव्य और पराश्रव्य। अब आगे देखेंगे ध्वनि के गुण। हटाएं इसको, नोट करना है, कर लिए नोट है। हाँ, किसके, श्रव्य मैडम, जिसको आप सुन सकती हैं। अरे भाई, जो आप सुन लेंगे वो श्रव्य में आ जाएगा। आप मेरी आवाज सुन रही है ना, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की वो फ्रीक्वेंसी जिसको आप सुन सकती हैं वो श्रव्य में। उसमें एग्जांपल क्या लेना। अब ये मुझे अभी एग्जैक्ट मैं मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। शोर 80 डेसिबल से ऊपर में काउंट हो जाता है, तो शोर तो सुन सकता है ना आदमी, ये थोड़ी कि नहीं सुन रहे हो। अब कल उसमें आता है, मैच चल रहा था, मैच देखा था कल का, क्या कैच था, है ना। लड़कियों को कोई मतलब है नहीं कौन हारा कौन जीता। अरे करंट उसमें आता है, करंट अफेयर में कहाँ हुआ था फाइनल मैच, किसको मिला मैन ऑफ द मैच, कौन था वो, देखा है। हाँ, तो पता होना चाहिए इंडिया कितनी बार T20 वर्ल्ड कप जीती। मतलब ये चीजें सब, इट इज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर हो गया। अच्छा ठीक है, लड़ो नहीं, तो मैं क्या बता। हाँ, उसमें जब शोर मचता तो उसमें देखोगे, उसमें आता था डेसिबल मीटर, उसमें आता था 120, 122। सुनाई तो पड़ रहा है ना, हाँ या ना, सुनाई तो पड़ रहा है आपको, ये तो नहीं कह सकते कि नहीं सुनाई पड़ रहा है। शोर आप सुन सकते हैं,
ठीक है। हाँ, क्या था अगला हेडिंग, मैंने क्या बोला है? ध्वनि के गुण। पहला जो आपको समझना है वो है तीव्रता। तीव्रता से भी पहले आसान, जो पेपर में बहुत पूछा जाता है, एक एक करके देख लेते हैं। पिच, प्रबलता मतलब लाउडनेस, पिच, पिच को क्या बोलते हैं हिंदी में? तारत्व। हाँ, तारत्व। ठीक है। इसके बाद आएगी तीव्रता। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। और एक होता है गुणता। चलो उसके बारे में उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, पहले बात समझते हैं प्रबलता। ठीक, प्रबलता क्या चीज होती है? लाउडनेस। कैसे पहचानेंगे लाउडनेस? अच्छा, अमिताभ बच्चन की आवाज में लाउडनेस है या नहीं है? तो क्या चीज है उसमें? अमिताभ बच्चन की आवाज और शाहरुख खान की आवाज, दोनों आवाज में किस बात का अंतर है? मैं लाउडनेस से कंपेयर करो पहले, पिच के बारे में बाद में आएंगे। हाँ, लाउडनेस ज्यादा है और शाहरुख खान की आवाज में लाउडनेस कम है। आवाज में भारीपन समझ में आता है आपको, ठीक है, उसको बोलते हैं कि बहुत मोटी वॉइस है, हैवी है, बात समझ में आती है। तो प्रबलता बेसिकली किस पे डिपेंड करेगी, नोट कर लीजिएगा। ध्वनि तरंग के आयाम। ठीक है, ध्वनि तरंग के आयाम, एम्पलीट्यूड, ठीक, पे प्रबलता निर्भर होगी। जिसका आयाम कम होगा उसकी वो आपको क्या कहते हैं, हैवीनेस कम मिलेगा, कम होगा। जिसके में ज्यादा होगा हैवीनेस ज्यादा मिलेगा। ठीक, अगला नोट करिएगा, ये किस पे निर्भर करेगी? आयाम पे। तारत्व, इस पे नोट करिएगा। यह आवृत्ति पर निर्भर करेगी। किस पर निर्भर करेगी? आवृत्ति पर। और क्या था? तीव्रता। तीव्रता पे नोट कर लीजिएगा। यह ऊर्जा के स्थानांतरण की दर, ऊर्जा के स्थानांतरण की दर, इंटेंसिटी पे निर्भर करेगी। ठीक है, अब एक सिंपल सा बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आता है।
आवृत्ति बढ़ेगी, समझ लीजिएगा पिच, पिच भी बढ़ेगा, पिच पिच की बात हो रही है। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो उसका लाउडनेस बढ़ेगा, मतलब डायरेक्ट डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन बहुत आता है, या इसको नोट भी कर लीजिएगा, कर्कश ध्वनि, कर्कश, कर्कश का मतलब समझ रहे हो, हार्श, कर्कश ध्वनि उच्च, उच्च आवृत्ति वाले स्रोत से उत्पन्न होती है। कर्कश ध्वनि उच्च आवृत्ति वाले सोर्स से उत्पन्न होती है, स्रोत से उत्पन्न होती है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बच्चों, स्त्रियों, चिड़ियों की आवाज पतली, पतली, पतली तारत्व अधिक होने के कारण होती है। जिसका वॉइस जितना पतला होगा, जब प्रबलता का यूनिट जो है ना, याद रखना क्या होता है, डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता का यूनिट क्या है, डेसिबल। क्या लिखा, अधिक होती है। पुरुषों की आवाज मोटी, तारत्व कम होने के कारण पिच क्या होगा, कम होगा, लाउडनेस ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, स्टार बना के नोट करिएगा। पुरुष की आवाज हाँ, पुरुष की आवाज मोटी, तारत्व कम होने के कारण पिच कम होगा। ये तो तुम बताओ। वॉइस बॉक्स जो होगा, यहां पर जो आपका लैरिंग्स होता है ना, एडम्स एप्पल बोलते हैं, जहां पर आपकी वोकल कॉर्ड होती है, स्वर यंत्र होता है। फीमेल का पिच हाई होता है, वोकल कॉर्ड छोटी होती है साइज में, आई थिंक, जहां तक तो मुझे याद आ रहा है। और मेल में इसका जस्ट अपोजिट होता है, मतलब वॉइस बॉक्स का वो भी अंतर करता है, साइज भी मैटर करता है, जिसकी वजह से ये आपको साउंड इस प्रकार का मिलता है। ठीक है, शेर की दहाड़ में लाउडनेस ज्यादा है, यानी प्रबलता ज्यादा है, तारत्व कम है। ठीक, मच्छर की भिनभिनाहट, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। मच्छर की भिनभिनाहट लाउडनेस कम, तारत्व बहुत ज्यादा, इसलिए दूर तक तो नहीं जाएगी, लेकिन जहां रहेगी भन्न 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 करके आपको वो परेशान कर देगी, इरिटेटिंग साउंड क्रिएट करेगी। ठीक है, अब और कोई डाउट तो नहीं इस पे? म्यूजिकल
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में सिंपल सी चीज है, उसमें आपको वो पिच ज्यादा मिलेगी। ठीक है, हाँ बोलो। ढोल क्या है? हाँ, तो सही तो आप स्टेटमेंट दे रही हैं, गलत दे रही हैं क्या? अभी तुमको मैंने एग्जांपल दे दी, उसका दे दिया है कि प्रबलता जो है किस पर निर्भर करेगी? आयाम पे, है ना। और तारे तो किस पर निर्भर करेगा? आवृत्ति पे। अब तुम्हें कनेक्शन बैठा लेना है, जिसका पिच ज्यादा है इसका मतलब है उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन पर यूनिट टाइम क्या होगा, ज्यादा हो रहे होंगे। हाँ, दिखाओ सही व्याख्या कैसे नहीं कर रहा है। एक तो ये जो किरण पब्लिकेशन है ना, यूथ में इसको एक बार चेक कर लेना। हाँ, यूथ में इस क्वेश्चन को चेक कर लेना। एक कंपन करती हुई वस्तु के कंपन का आयाम। हाँ, आयाम है तो ऑब्वियस बात है, ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। नहीं तो सही तो कह रहा है, ऊपर पूंछ किसके लिए रहा है? तारत्व के लिए। और नीचे रीजन किसका दे रहा है? तो हाँ, ध्वनि की प्रबलता है ना, वो स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन उसको डिफाइन नहीं कर रहा है ना ऊपर। डिफाइन कहां से करेगा? जब तारत्व पूछा है तो तारत्व के लिए क्या होना चाहिए था? फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी का रीजन नहीं दिया है ना। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, नहीं समझ में आया? उसको डिफाइन नहीं कर, उसको डिफाइन नहीं कर रहा, स्टेटमेंट दोनों सही है उसमें। ना 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 ना, देखो उसमें तुम्हें क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्वेश्चन किसको पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है किसके लिए? तारत्व के लिए, पिच के लिए। नीचे उसने एक रीजन दिया है किसका? लाउडनेस का रीजन दिया है, जो कि स्टेटमेंट सही है, लेकिन वो ये डिफाइन नहीं कर रहा है कि वो पिच को डिफाइन कर रहा है वहां पर। वो पिच के बारे में, वो लाउडनेस को डिफाइन कर रहा है कि मैंने तुमको आते ही लिखवाया है कि लाउडनेस किस पे डिपेंड करेगा? आयाम पे। ये किस पे डिपेंड करेगा? आवृत्ति पे। तो ये सही बात है कि जो उसने स्टेटमेंट दिया है वो ये सही है, लेकिन वो इस स्टेटमेंट जो उसने पहले अपनी बात रख दी है उसको डिफाइन नहीं करेगा वो। क्लियर है ना? हाँ भैया, यहां तक कोई दिक्कत? या एक एक अभी तक जितनी देर पढ़े हो समझ में आया कि नहीं आया? अब भूलना नहीं यार, हमें भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। जो सिखा रहे हैं वो मत भूलना, वो जिंदगी भर काम आएगा। ठीक है? अब ध्वनि का वेग लिखो, वेलोसिटी ऑफ साउंड। इस पे क्वेश्चन आया अभी तक? चलो देख लेना। आता है किस में सबसे ज्यादा होता है? अरे नहीं आया तो सीख लो भाई, जो बेसिक्स है 6 7 8 का बेसिक्स वो सीख लो, जो बेसिक्स है पहले वो सीख लो। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किस में होगा? आया? अच्छा बताया था, ठीक। सबसे ज्यादा होता भैया ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। वैसे सबसे ज्यादा किस में होता है? ठोस में सबसे ज्यादा लोहे में। हाँ, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किस में है?
ट्रेन के आने की सूचना आप पटरी पे कान लगा करके 2-2.5 किलोमीटर पहले ही समझ सकते हैं। वो एक आवाज आना शुरू हो जाती है। बादल गरजता है, वो अलग चीज है। वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट में बहुत ह्यूज डिफरेंस है, इसीलिए रोशनी पहले चमक जाती दिखाई पड़ती है और साउंड कुछ देर के बाद आता है। ठीक है ना? कारण क्या है? बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये कितने पे चलता है? 330 मीटर पर सेकेंड पे। ठीक, तो इसलिए गैस में ठीक है। शोर के बारे में याद रखिएगा। शोर जो है हाँ, जीरो क्या होगा? जब माध्यम है ही नहीं तो बढ़ेगा ही नहीं, जीरो रहेगा, आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। अंतरिक्ष में पटाखे फोड़िए, आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, केवल रोशनी दिखाई देगी। ठीक है। अब ऐसे अंतरिक्ष में पटाखे फोड़ सकते हो कि नहीं फोड़ सकते हो? मतलब साइंस का स्टूडेंट कहे कि सर आपका क्वेश्चन ही गलत है, अंतरिक्ष में पटाखे हम फोड़ ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्यों, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। वेरी गुड सर, ऑक्सीजन नहीं है, आग तो लगा ही नहीं पाएंगे। तो अच्छा वो होगा, बोलेगा लेजर लाइट तो है मेरे पास। लेजर को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पार कर जाएगा वो। खैर, वो अपने आप में एक अलग डिबेट है। अनिश्चित क्यों कहोगे यार? निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम, आप जीरो नहीं वर्ड यूज मत ना करिएगा आप। अब वो ऑप्शन आपको देखने पड़ेंगे, ऑप्शन क्या दिया है। लेकिन एक्चुअल जो वर्ड आएगा, बिकॉज निर्वात है, तो निर्वात में जब माध्यम के कण नहीं है तो ध्वनि आगे नहीं बढ़ सकती है। माध्यम चाहिए उसको चलने के लिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताया दे रहा हूं, पूछा जाता है, पूछ सकता है। एक वर्ड आता है गुणता। गुणता को अंग्रेजी में बोलते हैं क्वालिटी या टिम्बर, ध्वनि की क्वालिटी। या नोट कर लो, क्योंकि चूंकि 4 लक्षण होते हैं ध्वनि के: प्रबलता, तारत्व, तीव्रता, फिर गुणता। तो गुणता पे शायद क्वेश्चन आज तक नहीं आया है, तो नोट कर लो। पूछ लिया, क्या पता इसी साल पूछ लिया। ठीक है, तुम कहोगे सर बताते बताते आपने छोड़ दिया, वो प्रश्न आ गया। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इसको। समान तारत्व और समान तीव्रता समान तारत्व तथा समान तीव्रता की 2 ध्वनियों में अंतर करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, हाँ। अब एक क्वेश्चन है जो आप बताएंगे। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाँ जी, तीव्रता वह हटा के समान तारत्व कर दो वहां पे। किसमें? नहीं, कहां पे? तीव्र, उसमें गुणता में। गुणता में
जहां गुणता लिखवाई ना अभी, वहां पर जहां पे तीव्रता वर्ड यूज किया है उसकी जगह तारत्व वर्ड यूज कर लो। समान तारत्व और समान, तो फिर जहां पे तीव्रता वहां प्रबलता यूज करो। हाँ, प्रबलता यूज करो, ठीक है। हाँ, उसको उसका उसका डिफरेंस क्रिएट करने में, या हाँ। अब भाई जल्दी बताओ। हेलो हेलो हेलो, नहीं पढ़ा रहा हूँ, बताओ। अरे अभी बस छोड़ूंगा तो आऊँगा, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा के बात करता हूँ। हाँ, क्या बता रहा था मैं? हाँ, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अच्छा, स्टेथोस्कोप का काम क्या होता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टेथोस्कोप? द पर्पज ऑफ स्टेथोस्कोप, ये क्या होता है, इसका काम क्या होता है? हाँ ठीक है, वेरी गुड। फिर कैसे करेगा काम? हाँ, अरे लबडब तो हार्ट में होगा ना, क्या फेफड़े की आवाज नहीं सुनोगे क्या? फेफड़ा घर घर कर रहा है, यहाँ थोड़ी हार्ट है, यहाँ डॉक्टर यहाँ लगा देगा कंधे के पास, यहाँ लगा देगा वो फेफड़े फेफड़े को सुनने के लिए। लिखो, ध्वनि के परावर्तन, ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन, हाँ मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता, मैं सीरियसली बता रहा हूं, मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि ये प्रश्न बनने की संभावना में रहेगा। मैं केवल पेपर, कभी भी कोई पेपर देखता हूं, मेरा केवल एक पर्पज होता है, मुझे क्वेश्चन से मतलब नहीं होता। कोई अच्छा क्वेश्चन मिल गया ठीक है, पर्पज ये होता है उसके पूछने का पैटर्न क्या है। एक होता है कि बहुत ज्यादा बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी ले आना। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि इसके पीछे क्या सिद्धांत है, इसके पीछे क्या सिद्धांत है, ठीक। दूसरा होता है वो तुमसे कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा है। पर्पज ऑफ कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट के आधार पर? हेलो हेलो, क्लास ले रहा हूं। तो पर्पज ऑफ कॉन्सेप्ट कि क्या, इसके पूछने के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे वो इससे अगला कनेक्शन क्वेश्चन ड्रॉ करेगा। जैसे मैं कई बार देखता हूं सीटेट में ABCD लिख के आ जाएगा, मतलब A ब्लैंक, B ब्लैंक, C ब्लैंक, D ब्लैंक, एक कोई ऊपर दिया रहेगा स्टेटमेंट टाइप का। तो आप सोचिए ना, वो एक साथ आपसे 4 कॉन्सेप्ट एक ही रो में पूछे ले रहा है, ठीक है। वो उसके पूछने का स्टाइल समझो। अब पूछने का स्टाइल ये है तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारे पास उन चारों चीजों का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तब आप उसको ड्रॉ कर पाएंगे। वहां पर ऑप्शन पता होने चाहिए, हर ऑप्शन की मीनिंग पता होनी चाहिए कि कहीं तो आपने पढ़ रखा हो, ठीक है। हाँ, तो स्टेथोस्कोप हो गया, ठीक। दूसरा होता है ध्वनि का परावर्तन, यहां पर लिख लेना मल्टीपल परावर्तन। सिद्धांत ये है बेसिकली। दूसरा होता है कंसर्ट हॉल, की छत का वक्राकार होना। ये भी आया है, अरे हर क्वेश्चन नहीं आया होगा, ये आया है तो वो नहीं आया होगा। ये सब 6, 7, 8 की एनसीईआरटी में है।
तुमने उसको पढ़ा कैसे है ये तुम पे डिपेंड करता है। केवल एनसीईआरटी पढ़ना काम नहीं है, उसमें कोई एक एग्जाम्पल दिया है। हाँ तो ऑब्वियस सी बात है ना कि एक बार में समझ में आ जाएगा तो आसान नहीं हो जाएगा, फिर सीटेट में बहुत लोग पास नहीं कर जाएंगे एक बार में। साइंस बैकग्राउंड के होने के बाद अगर आप ये कहें कि एक बार में समझ में नहीं आती, इसका मतलब बेसिक गायब है। ठीक है, जैसे आप कोई भी चीज पढ़िए, आपका ब्रेन जो होता है उस पर लगातार काम करता रहता है कि ये चीज मैंने यहां पढ़ी। जैसे मैंने तुमसे कहा कि वो एक क्वेश्चन था टी वाला, अब मुझे उसमें पता है कि जी वाले क्वेश्चन कहां कहां से ढूंढ के ला सकता है, वो लिफ्ट भी लगा सकता है, वो तुम्हें इक्वेटर पे भेज सकता है। तो मुझको ये पता चल गया ना कि ये इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो स्मॉल जी वाला है। वो स्मॉल जी का जहां जहां वेरिएशन होगा वो तुम्हें वहां वहां ले जाकर के पूछेगा। तो सबसे पहले मैंने आज क्लास में जो घड़ी, वो पेंडुलम वाला घड़ी वाला क्वेश्चन कराया था, अब उसी में एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बताया था। क्वेश्चन देखो, तुमको क्वेश्चन का डायरेक्शन दिखाई दे रहा हूं कि एक पानी से भरी बॉल है, उसमें छेद कर दिया गया, छोड़ दिया गया। अब आप बताओ उसके आवर्तकाल में घटोत्तरी होगी, बढ़ोतरी होगी या क्या होगा? और एक ही जगह पर है, इक्वेटर पे ही है। हाँ, इक्वेटर पे, कहीं उसको ले जाया नहीं गया। बॉल में छेद किया गया, पानी भरी है उसके अंदर, फुटबॉल मान लो पानी भरा है, उसको यहां पे ले जाकर के छोड़ दिया गया, टहल रहा है। आवर्तकाल घटेगा, बढ़ेगा या वही रहेगा? अब ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट हो गया। अब तुम कहोगे सर आपने तो बताया था कि T इज इक्वल टू 2π अंडर रूट L अपॉन G, और जब ये इंसान इक्वेटर पे ही है तो G में तो कोई वेरिएशन हो नहीं रहा है। आपने सिखा दिया कि साहब L क्या होता है, फिक्स। ज्यादातर मास्टर यही सिखा देते हैं, L फिक्स। मैंने तुमको क्या बताया था? L कहां से लिया जाएगा? सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ मास से। अब उसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। शुरू में सेंटर ऑफ मास तो यहीं रहेगा, लेकिन जैसे जैसे पानी लीक करेगा सेंटर ऑफ मास मूव कर जाएगा। सेंटर ऑफ मास मूव करेगा तो ऑब्वियस सी बात है आवर्तकाल बढ़ेगा, घटेगा, बाद में सस्टेन हो जाएगा। नहीं आया समझ में? अब तुम पूछो ये क्वेश्चन तुमको मैंने दिया कहां से? ये क्लास 11th की बुक में है, जहां पर आपने सिंपल पेंडुलम पढ़ा होगा, वहां पर ये अप्लाइड क्वेश्चन दिया हुआ है। टीचर बनने जा रहे हो, मतलब सोचना पड़ेगा वैसा, और उसके लिए पूरा दिन नहीं चाहिए यार। पूरा दिन पूरा देखो ये गलत चीज है, पूरा दिन पढ़ने। आप पढ़ने से ज्यादा सोचने पे काम करिए। आप ऐसे ढूंढिए ना कहां कहां पर ध्वनि के मल्टीपल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन यूज हो रहे हैं, एक लिस्ट बना लो, कितने निकल के आएंगे, 5 या 10, नोट डाउन कर लो, बन गया। अब यहां पर भी क्या हो रहा है, वक्राकार बनी है, कंसर्ट हॉल देख लो, सिनेमा हॉल देख लो, उनको वो किया जाता है, खुरदुरा बनाया जाता है। कभी नोटिस करिएगा कुशन वाली सीट क्यों लगाई जाती है ज्यादातर? कुशनिंग क्या करता है? इको बंद करता है, इको कम करता है, साउंड एब्जॉर्ब करेगा, इको कम से कम। ज्यादा सॉलिड लगाओगे तो क्या करेगा, ज्यादा इको क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली ये भी क्या है यहां पर, ध्वनि का मल्टीपल परावर्तन। समझ में आया या नहीं आया? एक क्वेश्चन है, एक सितार और एक बांसुरी को एक ही स्वर में बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का अंतर किसके कारण ज्ञात होगा? गुणता के कारण। ये एग्जैक्ट एक क्वेश्चन पूछा गया है किसी एग्जाम में, क्वालिटी, इसलिए मैंने उसको लिखवा दिया, पहले मैंने उसको छोड़ दिया था। ठीक है, 4 क्वालिटीज, मतलब 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ध्वनि की, प्रबलता, पिच, इंटेंसिटी एंड क्वालिटी। प्रबलता और पिच पे कई बार क्वेश्चन आया है,
प्रबलता और पिच पे कई क्वेश्चन आया है, क्वालिटी पे क्वेश्चन नहीं आया है, इसलिए मैंने उसको नोट डाउन करवा दिया। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत आभार। अच्छा लगा होगा तो दिल से धन्यवाद दे देना, मन ही मन आशीर्वाद देना कि सर जी ऐसे जीते रहो पेपर तक। बांसुरी और सितार, ये तो कहाँ से बंद होता है ये, किसी को पता है?